नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा प्राइवेट और अन्य स्कूलों की मनमानी करना अब आसान नहीं होगा। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल रहेगा। सीबीएसई और भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। यह प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों, फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर नजर रखेगा और स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर वो विभाग से कार्रवाई की स्तुति भी करेगा। ये ईमानदार युवा मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश कि जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कहीं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आए। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति स्कूलों में निगरानी रखे, जिससे पता चलता रहे कि स्कूलों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वहां कहीं लोगों को फीस के नाम पे, बच्चों को किसी और नाम पे टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है। अच्छी पहल, मुझे लगता है कि इसका जितना स्वागत हो उतना काफी। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अथक पहल के लिए धन्यवाद। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक गढ़वाल सांसद और समिति के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आयोजित बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय और भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे प्रमुखता से निकलकर सामने आए। इस पर तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए और कहा कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रखना चाहिए जहां शौचालय न हो। इसके साथ ही जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के भवन को भी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश उनके द्वारा बैठक के माध्यम से उच्च अधिकारियों को दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रमुखता से ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करें जहां शौचालय नहीं है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों के भवन बहुत ही खराब अवस्था में हैं, ऐसे विद्यालयों का अधिकारी चयन करें और इन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर काम करना सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बैठक में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय, बच्चे हमारे लिए पहले है, विद्यालय है और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रतिनिधि तरफ से, मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करे। पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि विद्यालयों की व्यवस्था सही की जाए, जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं है उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाए और साथ ही अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। जिन विद्यालयों के भवन नहीं बने हैं उन्हें भी जल्द सही करवाया जाए। सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल है, वे फॉलो होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है। अगर धरातल पर कुछ भी घटित होता है, सबसे पहले कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो उन व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं। भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से अब तक अधिकारियों और नेताओं का तालमेल नहीं बैठ पा रहा। उत्तराखंड राज्य में अफसरशाही हमेशा नेताओं पर हावी रही। उत्तराखंड में अधिकारी नेताओं की सुनते नहीं हैं। जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अधिकारी नाकाम रहते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में देहरादून में हुई एक बैठक में जिला योजना के सदस्यों और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना और कामों में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया था। कुछ दिन पहले देहरादून में बैठक में जिला योजना के बजट पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। खास बात यह है कि विधायक विनोद चमोली ने बैठक के बीच में ही अधिकारियों को खूब
भला बुरा कहा। साथ ही विनोद चमोली ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की इसी लापरवाही का हर्जाना जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने भुगतना पड़ता है। इस दौरान जिला योजना के सदस्यों ने भी अधिकारियों पर खूब जमकर हमला बोला था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है, और यदि कोई भी धरातल पर गलत घटित होता है तो उसके लिए सबसे पहले कोई रिस्पांसिबल है तो अधिकारी होता है, क्योंकि सीधे सीधे उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात भरी बैठक में और विभागीय मंत्री के सामने अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब ये विषय वहां पर आया तो जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसको टोका भी और माननीय मंत्री जी से भी कहा। बाद में उसको अपने शब्द वापस भी लेने पड़े, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कोई ना कोई प्रशासनिक एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मंत्री जी को कहा भी है कि ये चीजें रुकनी चाहिए और अधिकारियों को जवाबदेही समझनी चाहिए। काम नहीं कर रहा। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में क्यूआर कोड को लेकर डिजिटल माध्यम से जो साइन बोर्ड लगाए गए वो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से नहीं लगाए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों ने इसको तत्काल उतरवा भी दिया था। इसकी छानबीन की गई और यह जानकारी में पाया गया कि जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन इन दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दे दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी पुलिस से किया गया है। उत्तराखंड में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में एक बड़ा सा पेटीएम स्कैनर लगाया गया है जिसमें कि श्रद्धालुओं से डिजिटली दान दक्षिणा देने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अब मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का कहना है कि हमें नहीं पता ये पेटीएम स्कैनर यहाँ पर किसने इंस्टॉल करवाया। पिछले 5 दिनों से ये स्कैनर वहां लगा हुआ है। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी अपना पल्ला झाड़ रही है इस पेटीएम स्कैनर के इंस्टॉलेशन से, तो फिर कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो संस्था होगी जो जिम्मेदार या जवाबदेह होगी कि ये पेटीएम स्कैनर वहां पर डिजिटली दान दक्षिणा के लिए किसने लगाया है। क्या कोई है जो संज्ञान लेगा इस प्रदेश के अंदर? श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा के दौरान एसओपी जारी की है। 4 धाम यात्रा के शुरू होने से 1 हफ्ते पहले ही एसओपी जारी कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सभी मार्गों पर हेल्थ एटीएम लगाए गए। कोई भी दिक्कत अगर उन्हें हो तो वे हेल्थ एटीएम के माध्यम से अपनी जांच करा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग मार्ग जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, इन मार्गों पर पॉइंट ऑफ केयर मेडिकल टेस्टिंग डिवाइस भी लगाए गए हैं। ये स्टीयरिंग डिवाइस हैं जो मुख्यतः 28 प्रकार की जांच करते हैं, जैसे तापमान, पल्स, ब्लड प्रेशर, ईसीजी इत्यादि। और जो भी यात्री 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स, पर्याप्त मात्रा में दवाएं यहां रखी गई हैं। हमने इस बार यह अनुभव भी किया है कि 55 वर्ष एवं उससे अधिक के यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे स्क्रीनिंग कराएं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जिनका पहले से ही मेडिकल हिस्ट्री है वो स्क्रीनिंग होंगे। इसके लिए हेल्थ स्टडी फॉर्म बनाया गया है, एक पेज की, जिसमें आराम से जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर
आर राजेश कुमार ने बताया कि 7 से 8 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है। इसका संदेश सभी तीर्थ यात्रियों तक पहुंचे, ये उनका कहना है। देखिए, चारधाम यात्रा के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट ने एसओपीज जारी किए हैं। इनफैक्ट चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही, एक हफ्ते पहले ही हम लोगों ने हेल्थ के एसओपीज हमने जारी कर दिए थे, जिसमें जैसे मैं बता रहा था कि इसमें मेन स्ट्रेस हमारा यात्री के एक्लेमेटाइजेशन पे, और यात्री के सहूलियत के लिए हम लोगों ने पूरे चारधाम यात्रा मार्ग में हेल्थ एटीएम्स लगा रखे हैं, जिसमें यात्री अपना आराम से जो उनके बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो खुद ही एसेस कर सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत धार्मिक यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंची हुई हैं। इस मौके पर कंगना ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और साथ ही दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा आरती में भी शामिल हुई। इस मौके पर कंगना के साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके बाद कंगना केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएंगी। कंगना ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां आकर उनको अलग ही अनुभूति हुई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनौत ने कहा, जो 2019 में जनता ने फैसला दिया था वही फैसला जनता 2024 में भी लेगी। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं और इन्होंने मेरे लिए संभव किया और साथ में ही मुझे स्वामी जी के दर्शन भी करवाए, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूं इस चीज़ को। हमारी तो इच्छा है कि हम वो सब जगह जाएं जो बहुत फेमस है, और हमारे महाभारत में भी इसका खास उल्लेख किया गया है कि केदारनाथ जी जो है पांडव वहाँ पे गए थे और द्रौपदी के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे पूरा जो उनको अपने एक विनाश का उनका पूरा एक चैप्टर है महाभारत में, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था। और मैंने जिस दिन से वो पढ़ा है उस दिन से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं जाऊं केदारनाथ, और मुझे अब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत उत्तराखंड पहुंची हैं, जहां उन्होंने धार्मिक यात्रा के लिए यहां पहुंची हैं और गंगा आरती में वो शामिल हुई। पूजा अर्चना उन्होंने मंदिर में की और साथ ही केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भी कंगना पहुंचेंगी। भक्ति के रंग में कंगना रनौत रंगी हुई नजर आई। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि 30 अप्रैल से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही उन्होंने मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। पुलिस और एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, चारधाम में जैसे मैंने बोला कि उन एरियाज में तापमान अभी काफी गिरेंगे। बर्फबारी वहां कुछ जगहों में ऑलरेडी हो रही है और कुछ उसमें जो 2 से 3 दिन अभी एक्टिविटी लगातार रहने वाली है, तो वहां पर बर्फबारी और होगी अभी, और उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी क्योंकि पिघलेगी नहीं है, टेम्परेचर डाउन ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप वहां जा रहे हैं तो मतलब आप ये देखेंगे कि भाई सब जीरो टेम्परेचर्स रहेंगे, उसमें आप कैसे सर्वाइव करते हैं, वहां रहने के लिए आपके लिए कुछ इंतजाम हो पाता नहीं हो पाता। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा 3 से 4 दिन जो है जो वेदर है वो खराब है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफी अच्छी रेन मिली है, हल्की से मध्यम में ज्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है
और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है इक्का दुक्का जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। स्पेशल टास्क फोर्स के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया है कि आईएलटीएस की परीक्षा में नकल कराकर पास कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नकल वाले गिरोह के सदस्यों के आईएलटीएस कोचिंग कराने वाले सेंटरों से भी तार जुड़े हुए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने परीक्षा धांधली में शामिल कोचिंग सेंटरों की छानबीन भी की। आपको बता दें कि देहरादून के स्पेशल टास्क फोर्स कार्यालय में एक ट्रांसपोर्टर कुलदीप सिंह ढींगरा ने आईएलटीएस की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी आंसर शीट ओएमआर शीट के साथ एयरटेल की गई, इससे उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित होने वाली आईएलटीएस की परीक्षा की जिम्मेदारी प्लेनेट कंपनी को दी गई है। इसके अलावा ओएमआर शीट को आईडीपी के कार्यालय के साथ सुरक्षित पहुंचाने का अनुबंध ब्लू डॉट कंपनी से किया गया है। आयुष अग्रवाल ने बताया कि 171 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट चेक की गई तो 15 अभ्यर्थियों की शीट में गड़बड़ी पाई गई है। देखिए, एसटीएफ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि बाहर कुछ कंट्रीज में जॉब करने के लिए या फिर हायर स्टडीज करने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, आईएलटीएस एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम का एक सेंटर देहरादून में भी है और यहाँ से जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी अपीयर हो रहे हैं जो कि पैसे देकर इनमें एग्जाम को पास कराने का एक गैंग है जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है। तो इसको जांच करने पर हमने जानकारी मिली है कि एक पंजाब का एक गैंग है और इनका कुछ कोचिंग सेंटर्स से मिली भगत है। उनके माध्यम से ये कैंडिडेट से सेटिंग करते हैं, 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं पर कैंडिडेट से, और जो यहाँ पर जो देहरादून में सेंटर में उनको अप्लाई करा देते हैं। प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी के फैसले के तहत अब प्रदेश में जितनी भी शराब की बोतलें हैं, उसकी हर एक बोतल में एक ऐसे ही पशुओं के लिए डोनेट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पशु है, निर्धन पशु है जो रोड पे जो घूम रहे हैं, उसके लिए काफी चिंतित है और उस समस्या को कैसा हल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वित्तीय संसाधन कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो आबकारी नीति जो नया बनी है उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम उसमें लाया गया है कि पर बोतल में जो भी बिक्री होगा उसका 1 रुपये पशुपालन विभाग को जाएगा। इसके हिसाब से पशुपालन विभाग को लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए आने की संभावना है। उस पैसे को हमने जो एनजीओस यहाँ पर जो गौशालाओं को जो संचालन करता है, वहाँ पर आवारा पशुओं को जो भरण पोषण के लिए हम एनजीओस को उस पैसे दिया जाएगा। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवारा पशुओं को लेकर प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है। पशुपालन सचिव ने यह जानकारी दी है कि अब ऐसे आवारा पशुओं के लिए डोनेट किया जाएगा और शराब की जो बिक्री होगी उसके जरिए इन पशुओं के लिए डोनेशन लिया जाएगा। यह फैसला यहां आवारा पशुओं के लिए लिया गया है। एक बड़ा फैसला और एक अहम फैसला इसे माना जा सकता है, क्योंकि आवारा पशुओं की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है और पशुपालन सचिव ने अब यह जानकारी दी है। वाजपुर के भगत सिंह चौक पर सुचेतना सेवा समिति एवं व्यापार मंडल की तरफ से हेलमेट पहनो अभियान चलाया गया। बता दें कि पिछले काफी समय से सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें लगातार युवा वर्ग दुर्घटनाओं की चपेट में आ रहे हैं। यह हादसे हेलमेट न पहनने और तेज रफ्तार बाइक चलाने की वजह से ज्यादा हो रहे हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज सुचेतना सेवा समिति एवं व्यापार मंडल की तरफ से भगत सिंह चौक पर हेलमेट पहनो अभियान चलाया गया।
जिसमें बिना हेलमेट के बाइक चला रहे वाहन चालकों को मौके पर रोककर उनके गले में माला डालकर और गुलाब का फूल देकर हेलमेट लगाने के लिए आग्रह किया गया। इस दौरान समाज सेवी नाजमा बेगम ने बताया है कि वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। इस मौके पर कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी और एसएसआई विक्रम धामी भी हेलमेट लगाओ अभियान में लोगों को जागरूक करते नजर आए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर नाबालिग बच्चों के एक्सीडेंट इसमें हो रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बच्चा खत्म हो जाता है एकदम। तो हमने ये अभियान इसलिए चलाया है कि बच्चों को हम जागरूक करें, उनके माँ बाप को जागरूक करें कि हेलमेट अपने बच्चों पे ध्यान दें, हेलमेट पहनाएं कि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तब उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। हम लोगों ने एक शपथ दिलवाई कि ईश्वर को हम शपथ लेते हैं कि अपना और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट जरूर पहनेंगे, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। जसपुर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी शाहिद अली को कश्यप सभा जसपुर के तत्वाधान में कश्यप कॉलोनी वार्ड नंबर 9 वासियों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए पालिका प्रशासन से मांग की है कि 14 सालों से कॉलोनी में जो कचरे का अंबार लगा है उसे साफ किया जाए। लोगों का कहना है कि नालियों में जमे कचरे की वजह से मामूली सी बरसात से कॉलोनी जलमग्न हो जाती है। कई बार शिकायतें भी आई लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया, जिसको लेकर फिर एक ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि अधिशासी अधिकारी ने कॉलोनियों को साफ करवाने का आश्वासन दिया है और कहा कि जल्द ही सड़कों का स्टीमेट बनाकर काम शुरू कराया जाएगा, जिससे जनता को गंदे पानी से निजात मिल पाएगी। निवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र ज्ञापन अभी दिया गया है कि वार्ड नंबर 9 में एक सड़क जो पिछले 14 साल से नहीं बन पाई है उसको बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए मैंने पालिका के हमारा अभियंता को निर्देशित कर दिया है कि जल्द ही मौके पर जाकर उसका आकलन बना के प्रस्तुत करें। उसके बाद उसको बोर्ड की बैठक में पास कराकर सड़क का निर्माण कराने की कार्रवाई की जाएगी। नंबर 9 के निवासी हैं, कश्यप कॉलोनी है और सभी कश्यप समाज के लोग हैं। कश्यप महासभा के माध्यम से आज हमने जो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया है। वहां पर वार्ड सभासद द्वारा 14 वर्ष हो गए, तीसरा कार्यकाल है, हमारे मोहल्ले में एक भी कार्य नहीं कराया गया है। वहां पर पानी की इतनी दयनीय स्थिति बनी रहती है, नाली के पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। मोहल्लेवासी बहुत परेशान है। जरा सा पानी से घरों में पानी भर जाता है और गंदा पानी भरने के कारण बीमारियों का खतरा बना रहता है। काशीपुर में आज अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले से निर्धारित 3 घंटे के कार्य बहिष्कार कार्यक्रम के तहत आज से 3 दिन तक शुरू हुए 3 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में सीएमएस का पद रिक्त है, जिसके चलते सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा, जिसके संबंध में 2 बार ज्ञापन देने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। लिहाजा स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त रोष के तहत मजबूरी में आज से 3 दिनों तक सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कार्य बहिष्कार शुरू करना पड़ा है। आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार के दौरान प्रदर्शन कर जबरदस्त नारेबाजी भी की। अधिकारियों कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिला है, मार्च और अप्रैल का। इस संबंध में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को 1 सप्ताह पूर्व ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आजकल मजबूर होकर सभी अधिकारी कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं 8 बजे से 12 बजे तक 3 दिन तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगर 3 दिन तक इसका समाधान नहीं हुआ तो जो है फिर जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।